वेलकम एवरीवन। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां चैप्टर। 11वां चैप्टर का नाम क्या है? बहुत बहुत प्रूफ के रिगार्डिंग, मतलब जो आप कॉलेज में एग्जाम दोगे उनके लिए 11 और 12 चैप्टर बहुत मतलब अल्टीमेट इम्पोर्टेंट है। इनको आपको ऐसे रटा होना चाहिए कि बाकी चैप्टर नहीं भी पढ़ो तो दिक्कत नहीं, बाकी ये 2 चैप्टर ऐसे है कि मस्ट है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? दोष आदि विज्ञान। है इसमें अपन दोष जो है ना अपने बात पित्त का, उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णन देखते हैं अपन। अब हम यहाँ से दोष धातु मलों के विशेष ज्ञान को देने वाले अध्याय की व्याख्या करें। इसमें अपने को क्या मिलेगा? दोष धातु है अपनी और जो मल है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोष कितने होते हैं, जल्दी से मन में बोलो। धातुएं कितनी होती है और मल कितने होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, अब याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं शरीर का आधार। शरीर का आधार मतलब शरीर किस पर निर्भर करता है? दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य। ठीक है, जो दोष धातु और मल है वही मूल है अपने शरीर का। ठीक है, बात आदि दोष रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु तथा स्वेद आदि, जो मल मूत्र स्वेद है ना, ये 3 अपने मल जो है आदि मल, ये सब देह के सदा मतलब जीवन भर मूल कहे जाते हैं। आधार अपना शरीर जीवन भर किसके मूल रहता है? दो धातु और मल के। ये श्लोक छोटा सा है, प्यारा सा है, आज जाना चाहिए। ठीक है, दो धातु मला मूलम सदा देहस्य। फिर आ जाते हैं अपन प्रकृतिस्थ दोषों के कर्म। अब अपन बात और पित्त और कफ जो प्राकृत कर्म है कि वो अपने शरीर में क्या काम करते हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ बात को देखेंगे। तम चलम उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने। उस देह के प्रकृतिस्थ वायु सदा उत्साह शक्ति, जो अपन एक्साइटेड, जो अपन कुछ भी काम करने के लिए एक्साइट होते हैं ना, वो बात से होता है। श्वास रेस्पिरेशन, प्रश्वास एक्सपायरेशन, चेष्टा किसी भी कार्य करने की जो चेष्टा, एक जो पहली इंस्टिंक्ट आती है ना किसी भी काम करने की, वो उसको चेष्टा होता है। मल मूत्र आदि वेग की प्रवृत्ति, जो मल मूत्र की वेग की प्रवृत्ति होती है ना, कब अपने को यूरिनेशन करना है, कब पोटी जाना है, वो सब है ना। रस आदि धातुओं की कहा जाता है चेष्टा प्रवर्तन है। सम्यक गत्वा च धातूनाम क्षणानाम पाठवेन च। ठीक है, अनुग्रहात विकृता। अभी यहाँ तक अपने बात क्या होगा, अब इसका देखेंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं इतनी। रस आदि धातुओं की उचित गति श्रोत आदि इंद्रियों की अपने अपने विषय ग्रहण की कुशलता से कृपा करता रहता है। इसी प्रकार अब अपन पित्त के लक्षण पढ़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ से पित्त के लक्षण। देह के ऊपर सदा पाचन। देह के ऊपर सदा पाचन। पाचन का काम किसका होता है? अग्नि पित्त होती है। अग्नि पित्त, पित्त पाचन। पाचन उष्णता, जो भी गरम गरम चीजें वो सब पित्त के कारण होते हैं। दर्शन, भूख, प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रवाह, मेधा, बुद्धि, शूरता, शरीर संबंधी मृदुता द्वारा अनुग्रह करता है। ये किसके लक्षण हो गए अपने? यहाँ से यहाँ तक पित्त के। तब पित्त का क्या हो गया? अनुग्रहणात् विकृता पित्तम पक्त यूष्म दर्शन है। याद रखना, अपन देखते किससे हैं? पित्त से देखते हैं। ठीक है, आंखों में कौन रहता है? अपने पित्त रहता है। ठीक है, पक्तम यूष्म दर्शन है। क्षुद तृण रुचि प्रभा मेधा धी शोर तनु मार्दव है। भूख, भूख लगेगी। अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा। प्रभा मेधा, धी इस बुद्धि, धी को बुद्धि बोलते हैं। शौर्य, जो जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, वो पित्त प्रकृति के रहते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले लोग क्या? शौर्य, जो सोल्जर्स रहते हैं ना, वो उनमें पित्त प्रकृति प्रधान रहती है। ठीक है, अनुमार्दव, ये सब अपने किसके? पित्त के लक्षण हो गए। पर अब श्लेष्म का। श्लेष्म क्या है? स्थिरत्वम स्निग्धत्व संधि बंधन क्षमा देवी। स्थिर मतलब जो स्टेबिलिटी आती है वो कफ के कारण आती है। स्निग्ध जो अपनी त्वचा और जो अपना शरीर वो कैसा होता है? स्निग्ध मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर्ड होता है, वो श्लेष्म के कारण। संधि बंधन क्षमा देवी, जो अपने संधि जॉइंट्स तथा क्षमा आदि द्वारा अनुग्रहित करता है। क्षमा एक प्रकार से जो क्षमा कर देता है जिसको, वही ना। और संधि बंधन जो अपने जॉइंट्स रहता है ना, जॉइंट्स में क्या रहता है? कफ रहता है। ये अपने प्राकृत बात कफ का अपन ने कर्म देख लिया। ठीक है, अपन रस आदि धातु के मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक नोट फॉर फर्स्ट ईयर हमेशा काम आएगा आपको। ठीक है, प्रीणम जीवनम लेपः स्नेह धारण पूर्ण गर्भ उत्पादस्य धातुनाम श्रेष्ठ कर्म प्रमाद स्मृतम। अब जो एक एक जो कर्म लिखा है ना, एक एक धातु का है, तो
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब के एक एक कर्म है। देखो रस क्या, पानी पीते तो क्या प्रीणन, अपने को अच्छा लगता है कि हाँ भाई अब प्रीणन हो गया, अपनी तृप्ति पूरी हो गई। अब रक्त से क्या मिल रहा है, अपने को जीवन मिल रहा है। मांस अपने शरीर में है तो मांस से क्या, अपना एक प्रकार से जैसे रात को सोते तो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को लेप किसने कर रखा है, मांस ने। अब अपने शरीर को स्नेहित मतलब चिकना कौन करके रखता है, मेद। ठीक है। फिर धारण, अस्थियां, अस्थियां एक प्रकार से ढांचा है अपने शरीर का, तो ढांचे के ऊपर किसी भी चीज को, ढांचा किसी भी चीज को धारण करता है ना, जैसे कार बाइक में चेची होता है, चेची के ऊपर बॉडी लगती है, तो अपनी बॉडी किसके ऊपर लगी हुई है, अस्थि के ऊपर। पूर्ण, मज्जा, मज्जा अस्थि के अंदर क्या भरा, किसी के अंदर अपन कुछ चीज भर देते हैं तो उसको क्या पूर्ण बोलते हैं ना, पूर्ण हो गया। तो मज्जा क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। और वही गर्भ की उत्पत्ति किससे होती है, शुक्र से होती है। धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, ये सब इसके कर्म हुए हैं। ठीक है। हिंदी पढ़ देते हैं। रस आदि 7 धातुएं क्रमशः ये मुख्य कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ पे क्रम से लग जाता है ना, तो एक के बाद एक के बाद एक का हो जाता है। ठीक है। रस का प्रेरण, रक्त सजीवन, मांस लेपन अर्थात अस्थि समूह का लेप कर उसे स्थिर बनाए रखना। मेद क्या, स्नेहन करता, संपूर्ण शरीर को स्निग्ध बनाए रखना। अस्थि तथा धारण करना, अस्थि का क्या है, धारण करना। मज्जा का क्या है, अस्थियों को पूरित करना। अस्थि के अंदर पता है ना, बोन मेरो, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, बोन को मज्जा कहते हैं। हड्डियों के भीतर जो स्निग्ध पदार्थ पाया जाता है वही मज्जा है। उसके अभाव में अस्थियां तथा संधियों में पीड़ा का अनुभव होने लगता है तथा शुक्र से गर्भ उत्पत्ति होती है। ये सब अपने इनके कर्म देख लिया। ठीक है। अब सुश्रुत जी ने भी बोला है, पर ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है। फिर आप बात करते हैं मलों के प्रमुख कर्म। अब जो मल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरीस, मूत्र और श्वेत। श्वेत मतलब जो पसीना, स्वेटिंग जिसको बोलते हैं। अवस्टम्भः पुरीशस्य, मूत्रस्य क्लेद अववाहनम, स्वेदस्य क्लेद विधृति। अब देखो क्लेद यहाँ पे भी आया, क्लेद यहाँ पे भी आया है, पर दोनों के क्या, अवहानम। अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको। अविष्टम बल की रक्षा करना, पुरी से क्या था, बल की रक्षा करना, मलाशय को स्वस्थ रखना, वायु तथा अग्नि का धारण करना। मलाशय से क्या अपन को अष्टम अविष्टम होता है। इससे एक प्रकार से अपने को ना अपने मल की रक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है। मल की रक्षा नहीं करेंगे ना तो मल के क्षय होता है ना, तो अपने शरीर का भी क्षय हो जाता है। मूत्र, क्लेद को बहा देना। मूत्र से अपन क्या यूरिनेशन करते हैं तो पानी बहाते हैं, तो वही क्लेद को बहा देना, बहानम, क्लेद बहानम। फिर श्वेत का कर्म क्या है, शरीर में गीलापन बनाए रखना। क्लेद, क्लेद मैंने बताया था, क्लेद मतलब एक प्रकार से जैसे मिट्टी, मिट्टी का अपन को ढीला बनाना है तो उसमें अपन पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने से क्या मिट्टी क्लेद हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है, तो शरीर को गीला बनाए रखना। इसी के कारण त्वचा का स्पर्श सुकोमल होता है। जो अपनी स्किन होती है वो कैसी टर्जर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील होती है ना ड्राई होती ना स्निग्ध होती, ज्यादा एकदम मीडियम बनी रहती है। तो ये मल के प्रमुख कर्म हो गए। अब स्तंभ पुरी शस्य, ये एक एक पॉइंट हो गया। ठीक है। एग्जाम में लिखो तो बढ़िया ऐसे लिखा, अब स्तंभ पुरी शस्य, फिर उसका हिंदी समझा दिया। मूत्र से क्लेद वाहनम, क्लेद को बहाना मूत्र का काम है। स्वेदन, स्वेद से क्लेद विधृति। ठीक है। इसके काम स्निग्ध बनाए रखना त्वचा को। ठीक है। क्लेद युक्त बनाए रखना। ये हो गया मलों के काम। अब अपन ने ऊपर क्या सबके अच्छे अच्छे काम पड़े। अब बात बढ़ गया अपने शरीर में। अब मैं इतने दिनों से बोलते रहता हूँ ना आप लोगों की, ऐसा करेंगे तो बात बढ़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। तो उनके बढ़ने से होगा क्या, तो जैसे अब जैसे बात बढ़ेगा, अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में भी पेशेंट जो आता है वो कैसा, बात वृद्धि होगा तो उसमें क्या क्या लक्षण देखेंगे, जो भी पेशेंट आपकी ओर चल के आएगा, बात पित्त वृद्धि होगा तो कैसा देखेगा। ठीक है। समय वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा, उसको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हॉस्पिटल आने की। अगर बात कम होगा, बात ज्यादा होगा तो उनके लक्षण कैसे दिखते हैं। ठीक है। कार्य कृष्ण हो, मतलब विविध कारणों से बड़ा हुआ बादोस, कृष्णता मतलब दुबला पतला जो पेशेंट है वो कार से हो गया, कृष्ण। नक नेत्र आदि में कालापन मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है। उष्ण आहार विहार की इच्छा, उष्ण कामत्व, उष्ण काम, काम मतलब इच्छा, उसकी कैसी, उष्ण आहार विहार करने की इच्छा होगी। ठीक है। फिर कंपा, कंप अनाह कृद ग्रहण, उसको कपकपी जो वाइब्रेशन होता है ना, कपकपी शिवरिंग, जो ठंड लगती है तो कपकपी होना। अनाह होना, पेट में वायु भरने जैसी प्रतीति। पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट, पुरुष जो अपन मल होता है उसको निकालेगा नहीं। अपन ने ऊपर पढ़ा था ना मूत्र और पुरुष की जो नॉर्मल एक्टिविटी कौन कराता है, बात कराता है, तो यहाँ पे बात क्या बढ़ गया है तो अब उसकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कराएगा, बल नाश हो जाएगा, निद्रा नहीं आएगी उसको, इंद्रियों की शक्ति का क्षय या ह्रास होना,
बल, निद्रा, इंद्रिय भ्रंश। भ्रंश बोले तो उनका नाश हो जाना, ठीक है, बल का, निद्रा का और इंद्रियों का। प्रलाप, भ्रम, दीनता। प्रलाप मतलब चिल्लाना जो भी चिल्लाते रहते हैं ना पागल लोग, वो बात के कारण चिल्लाते हैं, ठीक है। चक्कर का आना तथा दीनता इन लक्षणों से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ये बात के लक्षण हो गए। अब पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा? पीत, विण, मूत्र, नेत्र, त्वक, क्षुत्रण, दाह, अल्प निद्रता, पित्तम। ठीक है, यहाँ पे निद्रा का नाश हो रहा है, यहाँ पे निद्रा अल्प हो रही है, ठीक है। अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त दोष, मल, मूत्र, नेत्र तथा त्वचा में पीलापन। अब पित्त कैसा पीला होता है, तो पित्त क्या कर देगा? पीलापन कर देगा। भूख प्यास की अधिकता, पित्त से अपन क्या अग्नि को कोरिलेट करते हैं, तो पित्त बढ़ा तो अग्नि भी बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी तो भूख प्यास अधिक लगेगी। जलन का होना, अब पित्त क्या एसिड है, एसिड से जो स्टमक में एसिड रिलीज होता है, अग्नि, इन सबसे क्या पित्त का अपन एजम्पशन कर सकते हैं, जिससे कि अपने को समझने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए आसानी हो। तो जलन होगी, पित्त बढ़ेगा, तो नींद का कम आना इन लक्षणों को पैदा करेगा। फिर कफ, कफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा अपने अंदर? श्लेष्मा, अग्नि, सदन, प्रसेक, आलस्य, गौरवम। अनेक प्रकरणों से बढ़ा हुआ कफ दोष, मंदाग्नि, लालास्त्राव। मंदाग्नि, अब कफ बढ़ा, पित्त बढ़ने से आग, अग्नि बढ़ रही थी, अब इससे क्या मंदाग्नि मतलब कम हो गई अग्नि। लालास्त्राव, सलाइवेशन होगा। आलस, अपन आलसी और अपने शरीर में गुरुता, वो किसके? कफ के कारण होती है। पूरी शादी में सफेद, सफेद जो रंग, सफेद रंग है ना, वो कफ का हो जाता है। अरुण जो कलर है वो वात का हो जाता है। पीला कलर और जो नीला कलर और जो कृष्ण कलर है वो पित्त का हो जाता है, ठीक है। सफेदी, शीतता, अंगों में शिथिलता, श्वास काश तथा निद्रा को अधिकता होना, इन लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वो देख लिया। अब अपन ने जो 7 धातुएं पढ़ी थी, इनके प्रीणम, जीवनम, लेप, स्नेह, उदाहरण, पूर्ण जो गुण पढ़े थे, अब उसमें अपन क्या रस वृद्धि अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अभी तो अपन ने नॉर्मल स्टेट में देखा था तो क्या हुआ था वो देखा था। अब रसो अपि श्लेष्मवत्, मतलब अनेक कारणों से बढ़ा हुआ रस धातु ऊपर कहे थे, जो रस धातु है ना वो कफ के समान ही काम करेगा। अब आगे अपन एक धातु है ना, धातु की क्या होती है? उपधातु होती है। उपधातु का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि सब धातुओं की जो 6 धातु होती है ना, उनकी एक एक उपधातु होती है। तो जो रस की उपधातु क्या होती है? वो कफ होती है। तो रस बढ़ेगा तो क्या होगा? कफ के जो समान लक्षण है ना वो मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो कि रस की उपधातु क्या है? कफ है, तो इसमें कफ जैसे लक्षण मिलेंगे, ठीक है। अब रस वृद्धि के लक्षण, कुष्ठ, वात, अश्र, पित्त, गुल्मो, उपकुश, कामला। कामला बोले तो जॉन्डिस, ठीक है। तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ रक्त धातु विसर्प, एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। वात, अश्र, पित्त मतलब रक्त पित्त बोलते हैं इसको। प्लीहा वृद्धि, विदृधि रोग, कुष्ठ, बात रक्त, पित्त रक्त, बात रक्त मैंने बताया था ये क्या होता? ओए, ओस्टियोआर्थराइटिस। पित्तज रोग, रक्त पित्त रोग, गुल्म रोग, उपकुश मतलब दंत वेष्टगत, एक उपकुश एक दांतों में होने वाला रोग है, ये आपको फाइनल ईयर में पढ़ना है, ठीक है। रोग होता है कामला रोग होता है, व्यंग हो जाता है, अग्नि का नाश हो जाता है। अब रस की वृद्धि तो अग्नि का नाश हो जाएगा। मूर्छा, त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा का होना इन लक्षणों से उत्पन्न होंगे। तो कुष्ठ, बात कुष्ठ हो जाएगा, बातगत रोग हो जाएगा, अश्रपित रक्तपित हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा, उपकुश हो जाएगा, कामला हो जाएगा, व्यंग, अग्निनाश, सम्मोह, रक्त, त्वक, रक्त बढ़ के अपने क्या हो जाएंगे? जो त्वचा है त्वक, नेत्र और जो मूत्र है वो कैसे बन के हो जाएंगे? रक्त बन के हो जाएंगे, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया रक्त विद्र, और ये एक लाइन छूट गई थी ऊपर, सॉरी। रक्तम, विसर्प, प्लीहा वृद्धि, विसर्प रोग हो जाएगा। प्लीहा वृद्धि अपना स्प्लीनोमेगली को बोलते हैं, ठीक है। विदरधि नाम, विदरधि मतलब जो एब्सेस बन जाती है ना अपने, जिसमें पस भरा हुआ रहता है उसको विदरधि बोलते हैं, ठीक है। ये होगा अपने रक्त वृद्धि के लक्षण, ठीक है। जो रक्त की उपधातु होती है ना वो पित्त होती है, ठीक है, पित्त। तो इसमें जो जो लक्षण आपको दिख रहे हैं सब पित्त पित्त वाले दिख रहे हैं ना, ऊपर अपने को कफ कफ वाले दिखे थे रस में, तो ये सब कोरिलेट करना, ठीक है। अब मांस की वृद्धि, अब अपने शरीर में चर्बी बढ़ जाए तो क्या होगा? मांसम, गंड, अर्बुद, ग्रंथि, गंड, उदर वृद्धिता, कंठ आदि, कंठ आदि स्व अधिमांसम च। तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ मांस धातु, गंडमाला, गलगंड, अर्बुद। गलगंड ये गोइटर जो होता है ना गले में आयोडीन की कमी से, वही। और गंडमाला ऐसी एक माला जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है गले में मांस वृद्धि का।
अर्बुद बोले तो ट्यूमर, ग्रंथि शोथ को उत्पन्न करता है। गंड, गंडो मतलब गालों में क्या होता है, उरुओं तथा उदर प्रदेश में वृद्धि। तो उदर प्रदेश से अपना पेट, उदर पे क्या हो जाएगी, वृद्धि मतलब टमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त गले एवं गुदा में अधिमांस की उत्पत्ति हो जाती है। गले में और गुदा प्रदेश में क्या हो जाती है, वो अधिक एक्स्ट्रा फेट डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, ये अपने मांस वृद्धि के लक्षण हो गए। फिर मेद वृद्धि में क्या होगा, मेद अपना जो स्नेह भाग होता, अल्पे अपि चेष्टिते श्वास स्फिक स्तन उदर उदर अलम्बनम। ठीक है, तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ मेद धातु मांस वृद्धि के समान विकार, मांस वृद्धि के समान कर रहा है, विकारों को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर थक पर श्वास फूल जाती है, तो इसमें क्या श्वास रोक हो जाता है। क्या मांस वाले तो आएंगे, पर इसमें क्या श्वास फूल जाएगी जल्दी से पेशेंट की। स्फिक स्तन तथा उदर, इन अवयवों को, इन ये अवयव क्या लटकने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा मोटे रहते हैं तो उनके सब स्ट्रक्चर लटकते रहते हैं, तो ये मेद वृद्धि के लक्षण हो गए। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं, ये सॉरी थकावट वाला यहाँ से सा मेद मेद मेदस तथा श्रम, तो ये क्या श्रम करने पे थक जाते हैं। अस्थि वृद्धि, अपनी अस्थि बढ़ जाएगी, तो अस्थि बढ़ेगी तो क्या होगा, विविध कारणों से बढ़ा हुआ अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या में अधिक धातु की उत्पत्ति करता है। अस्थ्य अध्यस्थ अधिदंतस्य, अधिक दंत मतलब उसमें एक्स्ट्रा दांत निकल जाएगा। अब आप लोग ये फिजियोलॉजी में आप लोग जो आपका फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है ना आयुर्वेद वाला क्रिया सारे, उसमें आप लोग सब उपधातु पढ़ लेना, तो उपधातु से इनके क्या 6 वृद्धि के लक्षण निकल जाएंगे। अब वहाँ पे उपधातु अस्थि के क्या बताइए इन्होंने, केश, लोम, नख, अस्थि, तो जो अपने नाखून, बाल और ये सब होते हैं ना, ये सब क्या अस्थि की उपधातु होते हैं। फिर मज्जा के बारे में बात करते हैं, तो मज्जा नेत्र अंग गौरवम, जो अपने नेत्र और अंग में क्या गुरुता उत्पन्न होगी, क्योंकि मज्जा कहाँ भरा रहता है, अस्थि में। अब मज्जा बढ़ गया तो अस्थि का हैवी हैवी हो जाएगी, तो अपने के नेत्र में अंगों में क्या गुरुता हो जाएगी। पर्वशु स्थूल मूलानी कुर्यात कृच्छांग उरुसीचा, तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ मज्जा धातु नेत्र तथा शरीर में भारीपन पैदा कर देता है। शरीर संधियों में स्थूल मूल वाले तथा कष्ट साध्य पुंजियों, ये अरुणसी है। ठीक है, अरुणसी मतलब आयुर्वेद में पिंपल्स जो होते हैं ना उनको अरुणसी बोलते हैं। कुर्यात कृष्ण अरुणसी चा, तब पुंजियों को पैदा कर देता है। ठीक है, फिर शुक्र वृद्धि, अब शुक्र बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विविध कारणों से बढ़ा हुआ शुक्र धातु इस स्थिति में पुरुष स्त्री सहवास की अत्यंत इच्छा करता है और इसमें शुक्र अस्मरी भी, शुक्र अस्मरी में तो जो स्टोन पड़ जाते हैं ना उनको बोलते हैं। तो अति स्त्री कामता, अब शुक्र बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है वो स्त्री की कामता करेगा। वृद्धम शुक्रम शुक्र अस्मरी, जिसमें वृद्ध बढ़ा हुआ शुक्र जिसमें रहेगा उसमें शुक्र अस्मरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने सातों धातुओं के वृद्धि के लक्षण पढ़ लिए। अब अपन पुरीस, जो अपने तीनों मल है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ पुरीस कुक्षी में आद्यमान आटोप शरीर में भारीपन तथा वेदना को उत्पन्न करता है। कुक्षी आद्यमान आटोप गौरवम वेदना सकृता, तो कुक्षी में आद्यमान कर देगा और आटोप कर देगा, गौरव मतलब भारी भारी लगेगा, वेदना दर्द होगा। ठीक है, फिर जो नीचे लो फ्रेश नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन होता है, जो पेन होता है ना उससे वही वाला पेन होगा। ठीक है, फिर आते हैं मूत्र वृद्धि के लक्षण। अब यूरिनेशन बढ़ जाएगा तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ मूत्र बस्ती प्रदेश में निस्तोध, फिर तोद दिखता है ना तो वहाँ पे सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, और ये किसके कारण, बात के कारण होता है। ठीक है, करता है। पेशाब कर लेने पर भी ऐसा लगता है कि मानो पेशाब नहीं किया हो, तो मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम। अब मूत्र कहाँ भरा रहता है, बस्ती, बस्ती माने तो यूरिनरी ब्लैडर, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे रहता वहीं पे दर्द होगा, तो मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम। करते अप्य कृत कृत संज्ञताम, मतलब उसने अभी कर लिया है यूरिन, पर उसको फीलिंग कैसे होगी कि अभी की ही नहीं है यूरिन मैंने। ठीक है, करते अप्य आकृत संज्ञताम। ठीक है, फिर इसके बारे में श्वेत वृद्धि के लक्षण। अब स्वेटिंग किसको ज्यादा होगी, विविध कारणों से बढ़ा हुआ श्वेत शरीर भार में दुर्गंध तथा कंडू पैदा करता है। अब ऑब्वियसली बात है पसीना बहुत ज्यादा आएगा तो दुर्गंध आएगी, दुर्गंध और पसीना जहाँ पे गीला गीले रहेंगे तो वहाँ पे क्या खुजली चलेगी। अपने को गर्मियों में होता ही है, अपने को दुर्गंध आती है और खुजली चलती है स्किन पर। तो स्वेद अति स्वेद अंग दौर्बल्यम अंग दुर्गंध
दोर्गंधे कंडू, अंग दोर्गंध और कंडू, डी के याद कर लेना, ठीक है। तो डी के नाम का लड़का है, वो क्या उसमें श्वेत भूत आता है। फिर अन्नमल वृद्धि के लक्षण, अब जो दूसरी ओर मल है ना, इनके अलावा उनकी वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार अन्य शारीरिक मलों की वृद्धि के लक्षण भी होते हैं। दूसरे नेत्रमल आदि शब्द से नासिका कमल, जो नासा से जो मल निकलता है ना, वो नेत्र से जो मल निकलता है। कर्ण का मल ग्रहण भी कर लेना चाहिए। इन मलों के बढ़ जाने से उन मल मार्गों में भारीपन प्रतीत होता है। इन लक्षणों को देखकर उनकी वृद्धि से बनना चाहिए। अब जैसे अपने कान में मेरे तो कान में सुनाई कम देने लग जाता है, थोड़ा सा हेवी हेवी लगने लग जाता है। नासा में मल बढ़ जाएगा तो अपने को सांस लेने में दिक्कत आएगी और नासा भरी भरी सी फील होगी। तो ये सब क्या अन्य मलों के वृद्धि के लक्षण हो गए, ठीक है। फिर बात दोष के 6, अब बात के इक्वल के लक्षण पढ़ लिए, वृद्धि के लक्षण पढ़ लिए, अब अपन क्या इनके 6 के लक्षण पढ़ेंगे। तो बात आदि दोषों के क्षीण होने पर, अर्थात उसके सम अवस्था से क्षीण होने पर शरीर अवयवों में थोड़ी शिथिलता, बोलने तथा शारीरिक चेष्टाओं में कमी, संज्ञा मोह तथा कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोग के प्रति, तो कफ दोष से जो बढ़ने वाले लक्षण रहते हैं ना, वही बात दोष में कम हो। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखाने की, जो कफ दोष के बढ़ने वाले याद कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बात दोष के 6 वाले। तो लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साधु अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष वृद्ध युक्तम अव्ययम संभव। तो श्लेष में जो बड़े हुए श्लेष के लक्षण है ना, वही मिलेंगे। तो ये बात दोष के कम होने के लक्षण होगा, ठीक है। पित्त दोष के साथ, अब पित्त का मैंने बताया था अग्नि है, अग्नि कम हो जाएगी और नेत्र में रहता है पित्त, तो पित्त दोष का क्षीण होने पर जठ लगने की मंदता हो जाती है। अब पित्त गर्म रहता है, पित्त कम हो तो शीतता का अनुभव करना, ठंडा लगेगी अपने को। शरीर का शीत स्पर्श हो जाना, आग ही कम हो गई शरीर के अंदर तो शरीर अपना क्या ठंडा पड़ जाएगा। प्रभा की कमी होना, ये लक्षण मिलते हैं, ठीक है। फिर कफ दोष के 6 के लक्षण, कफ दोष के क्षीण होने पर भ्रम, श्लेष्म आशयों में खालीपन का अनुभव होना, श्लेष्म आशय सिर तथा उरस में, हृदय में कपकपी का होना, पाठ वेद हृदय गत के अनुसार हृदय संबंधी रोग तथा संधियों का ढीलापन। अब मैंने बताया था कफ का होता है, हृदय में होता है, और कफ का अपने थोड़ा सा इंटेलिजेंस से कोरिलेट करता है। तो कफे भ्रमः श्लेष्म आयतनम शून्यत्वम, मतलब जहाँ जहाँ कफ रहता है ना, वहाँ शून्यता, मतलब ऐसा फील होगा कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। हृदय द्रव रक्त संधि, ये एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। हृदय गत के अनुसार हृदय संबंधी रोग तथा संधियों में ढीलापन हो जाएगा, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। ये अपने लक्षण हो गए कफ दोष से के। तो अपने किसके कफ के 6 लक्षण पढ़ लिए। अब अपन ये पूरी धातुएं है ना, उनके लक्षण पढ़ेंगे 6 के, कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन धातु के 6 हो जाएंगे। तो ये आपको अगले साल अगले साल हर साल पढ़ना है, तो इनके लक्षण याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि अभी भी इतनी मेहनत करोगे थोड़ी सी एग्जाम के लिए, फिर अगले साल थोड़ी सी मेहनत करोगे एग्जाम के लिए, फिर उसके अगले साल भी थोड़ी सी मेहनत करोगे। इससे अच्छा एक बार में ऐसी मेहनत करोगे ये 2 साल की मेहनत बच जाए, ठीक है। तो रस धातु 6 के लक्षण क्या होता है, रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष, ग्लानि तथा शब्द के प्रति असहनशीलता, ये लक्षण मिलते हैं, ठीक है। रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। अब जैसे किसी लोग आपने देखा होगा, कुछ लोगों को अपन कुछ बोल देते हैं तो वो इतना गुस्सा करने लग जाते हैं, वो सुनने के लिए राजी नहीं रहता है। तो उनमें अपने को कैसा होना चाहिए, उनमें रस है, ठीक है। अब रस है तो वो रुक्ष हो जाएंगे, श्रम मतलब थकावट आ जाएगी उनको, ठीक है। और शोषो ग्लानि, और वो मतलब सोच बोले तो एक प्रकार से जैसे मुख सूखता है ना, प्यास लगती है तो वैसा सोच, और ग्लानि मतलब फालतू ही सैड सैड रहेगा, ठीक है। ये लक्षण मिलेंगे। फिर रक्त में क्या क्या मिलेगा, रक्त धातु के 6 के लक्षण, रक्त धातु के क्षीण होने पर खट्टे पदार्थों तथा शीतल पदार्थों के सेवन करने की इच्छा होती है, शरीर में शिथिलता का हो जाना, शरीर में रुक्षता की प्रतीति होना, ये लक्षण मिलते हैं। अब एक चीज बताता हूँ आपको मैं, जो रक्त है और जो पित्त है वो दोनों भाई भाई है, या भाई बहन जैसा भी बोल सकते हो। जो इसके लक्षण है वो इसके लक्षण है,
इससे थोड़ा सा जो ज्यादा लक्षण बनता है वो रक्त में मिलते हैं। तो अभी आप लोगों को सुनो कि दोनों के लक्षण सेम मिलेंगे। तो पित्त, पित्त कैसा होता है? पित्त अपना अग्नि होता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। तो पित्त कम हुआ तो रक्त भी कम हुआ। तो रक्त कम हुआ तो जैसे पित्त कम होने के जो लक्षण मिलेंगे ना वही मिलेंगे। तो जैसे पित्त कम हुआ तो खट्टे तथा शीतल अब पित्त खट्टे पदार्थों से बढ़ता था, तो अभी कम हो गया, तो बढ़ाने के लिए अपना शरीर तो इंडिकेशन देगा कि खट्टा खाओ। और पित्त उष्ण है तो अपने को क्या शीतल पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होगी, पित्त को कम करने की, पित्त को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए शीतल पदार्थ। खट्टा खाने से क्या पित्त बढ़ेगा, तो पित्त बढ़ाने की इच्छा होगी। शीतल पदार्थों के सेवन करने की इच्छा होगी। सिराओं में शिथिलता, ये याद रखना है, सिरा शिथिल किसमें बोला है? रक्त में। एक आएगा अभी सुश्रुत बोलेंगे, अभी अपने काम का नियम वैसे बता देता हूँ। सिरा में क्या रा है ना, तो रा से रा तो रक्त शिथिल हो गया। और शरीर में रूक्षता की प्रतीति हो जाएगी, रूक्षता हो जाएगी शरीर में। सब इसके थोड़ा सा पित्त से कोरिलेट करके पढ़ना तो थोड़ा निकल जाएगा। रक्त अम्ल, शिशिर प्रीति। शिशिर मतलब जो शिशिर अपने ऋतु पड़ी, तो शिशिर ऋतु में क्या ठंड पड़ती, तो शिशिर प्रीति मतलब ठंडी चीजें की इच्छा करेगा ये। अम्ल शिशिर प्रीति, शरीर शैथिल्यम रूक्षता, ये हो गया रक्त वृद्धि के लक्षण। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मांस क्षय में। मांस धातु का क्षय होगा तो क्या, अब शरीर में मांस है वो कम हो गया तो क्या होगा? मांस से आश्लक्षण ग्लानि कंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना। तो मांस धातु के क्षीण होने पर इंद्रियों में दुर्बलता हो जाएगी। गले तथा जो चूतड़ों पर क्या है, पिचक जाएंगे, सूख जाना। और संधियों में पीड़ा का होना। ठीक है, संधियों में वेदना होगी क्योंकि अब मांस मांस से जो टेंडन एंडन वो सब फड़े आएंगे अपने, संधियों में वेदना होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मेद धातु के क्षय के लक्षण। तो मेद धातु के क्षीण होने पर कमर में संज्ञा शून्यता, प्लीहा का बढ़ जाना। मेद धातु के क्षीण होने पर क्या होगा? मेदस्थि स्वप्नम कट्या, प्लीहा वृद्धि, कृशांगता, मतलब अंग जो है वो क्रश मतलब पतले हो गए। तो मेद धातु के क्षीण होने पर कमर में संज्ञा शून्यता हो जाना, प्लीहा का बढ़ जाना, स्प्लीन जो है स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी तथा शरीर का दुबला हो जाना। ये लक्षण मिलता है मेद धातु का। प्लीहा वृद्धि एक मेद क्षय पे मिलता है और रक्त वृद्धि पे। तो ऐसा लिख लेना, MC रवि पीबी करता है। ठीक है, MC रवि क्या करता है? पीबी करता है। प्लीहा वृद्धि, मेद क्षय और रक्त वृद्धि। फिर जाते अपन अस्थि क्षय पे। अस्थियों के क्षीण होने पर हड्डियों में पीड़ा होगी, दांत, बाल एवं नाक का गिरना तथा टूटना। तो अस्थि के ही मतलब दांत, नाक, अपने दांत बढ़ गया था अगर बड़े वृद्धि हो रही थी, तो नाक इनका क्या गिर के टूटने लग गया था। अस्थानाम अस्थन्य स्तोदः सदनम दंत केस नख आदिशु, तो इनका सदन मतलब गिर जाएंगे सब। फिर मज्जा धातु के क्षय के लक्षण पढ़ रहे हैं अपन। तो मज्जा धातु के क्षीण होने पर हड्डियों में सुषिरता, चक्कर का आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये लक्षण हो जाता है। ठीक है, अस्थैनम मज्जानी शोषिर्यम भ्रम भ्रम अस्थि तिमिर दर्शनम। तो जो भ्रम होगा, तिमिर दर्शनम, तिमिर मैंने बताया आपको क्या होता है। ठीक है, तो चक्कर का ना, आंखों के सामने अंधेरा, वो तिमिर रोग होता तो क्या, अपना जो लेंस है ना वो उसमें ओपेसिटी आ जाती है, तो क्या दिखता नहीं है, तो वही तिमिर दर्शनम, अंधेरा छा जाना, ये लक्षण। और जो अंधेरा छा जाने को एक और टर्म से यूज करते हैं, तमह प्रवेश। तमह प्रवेश करके किसको बोलते हैं? आंखों के सामने अंधेरा छा जाने को। ठीक है, कहीं भी मिलेगा आगे तो कोरिलेट कर लेना। शुक्र धातु, शुक्र क्षय हुआ तो क्या होगा? शुक्र धातु के क्षीण होने पर स्त्री सहवास काल में देर से शुक्र का निकल पाना, तो शुक्र के स्थान से रक्त धातु का निकलना, वृषणों में अत्यंत पीड़ा का होना, लिंग में धुआं से निकलना, ये लक्षण मिलते हैं शुक्र में। ठीक है, अब पुरी से हो गया, मल से हो गया तो क्या होगा? पुरी से होने पर वात दोष, गुड़गुड़ाहट शब्द करता हुआ मानो आंतड़ियों को लपेटता हुआ पेट में घूमता है, हृदय एवं पसलियों में अत्यंत पीड़ा करता हुआ ऊपर की ओर जाता है। अब देखो, अपनी इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या मल भरा रहता है, पर अब मल नहीं है, मल क्या कम होगा, तो वहां पे क्या बात इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। बात ने ऑक्यूपाई किया तो अपने को क्या फील होगा कि बात घूम रहा है, वहां पे पीड़ा कर रहा है, तो वही लिखा है कि आंतड़ियों में लपेटा हुआ पेट, सॉरी,
पूरी क्षीण होने पर बात आदि दोष गुड़गुड़ाहट शब्द। अब बात क्या करेगा? गुड़गुड़ाहट शब्द करेगा। मानो आंतड़ियों को लपेटता हुआ पेट भर में घूमता, पेट भर में घूमेगा भी वो जहाँ जहाँ इंटेस्टाइन है। पसलियों में अत्यंत पीड़ा करेगा, ऊपर की ओर, और फिर वो कहाँ ऊपर की ओर जाएगा। फिर पार्श्व पेडियांती और ऊर्ध्व, मतलब जो बात है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। अब मूत्र क्षय होगा तो मूत्र कम निकलेगा। मूत्र क्षीण होने पर मूत्र बहुत कम मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है, उसका वर्ण विकार युक्त होता है। अब वो अपन गर्मियों में देखते हैं येलो कलर का यूरिनेशन होता है, अथवा उसमें रक्त मिलित होता है। फिर श्वेत क्षय, तो श्वेत के क्षीण होने पर रोम झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अपने को उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अथवा सुअर के बालों की भांति कड़े हो जाते हैं, त्वचा फट जाती है। सब रोम रोम च्युति, च्युति मतलब हो जाता है झड़ जाना। स्फुटनम, त्वचा त्वचा में क्या स्फुटन हो जाता है। ठीक है, ये लक्षण हो गए अपने इसके। वृद्धि एवं क्षय का निर्देश। बात आदि दोषों, रस आदि धातु, पुरुष आदि मलों की वृद्धि एवं क्षय को चिकित्सक इस प्रकार जाने। दोष आदि के विपरीत गुणों एवं कर्मों के क्षय से उनकी वृद्धि समझे, और उनके विपरीत गुणों को बढ़ाता हुआ देखकर उनके क्षय गुणों। मैंने वही बताया कि जो गुण है, गुण बढ़ेंगे तो उस दोष के कर्म बढ़ेंगे, गुणों में कमी होगी तो उस दोष के कर्म कम होंगे। मलों के संग से मलों की वृद्धि समझ ले, और मलों के अधिक निकल जाने से उनका क्षय समझे। ठीक है, पुरुष आदि मलों का महत्व। अब पुरुष आदि मल शरीर के लिए उचित होते, अतएव उन मलों के क्षय अथवा वृद्धि होने से अधिक कष्ट होता है। बस नॉर्मल बता दिया कि कष्ट होता है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ऐसा मत समझना मल है तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मल भी। फिर बात आदि के विशिष्ट स्थान। अब क्या अपन इनके, अब कितना बचा है, थोड़ा सा और चैप्टर बचा है, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब मैं बताता हूँ कि जो बात है और जो पित्त है और कफ है वो उनके कहाँ कहाँ पे रहते हैं अपने शरीर में। फर्स्ट क्लास में मैंने नॉर्मली बताया था कि अपने शरीर में ऊपर कफ रहता है, बीच में पित्त रहता है, नीचे बात रहता है। तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं उसके कहाँ रहते हैं। तत्र अस्थिना स्थितो वायु, जो हड्डियों में वायु रहता है। तो जो अपन बूढ़े हो जाते हैं तो बात का प्रकोप हो जाता है। और जो क्या बोलते हैं अपनी वर्षा ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु में बात का प्रकोप होता है। तो जिनकी हड्डियां टूट रहती है ना, तो बोलते हैं कि बारिश आ गई, बादल आ गए, तो हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि बात दोष का प्रकोप हो जाता है। पित्तम तू स्वेद रखते हो, और जो पित्त रहता है वो कहाँ पे, स्वेद में और रक्त में रहता है। श्लेष्मा शेषेषु, श्लेष्मा कहाँ रहता है, श्लेष्मा रसशेषु, श्लेष्मा कहाँ, रस में रहता है, मैंने बताया भी है। रस की उपधातु क्या है, कफ है, और रक्त की उपधातु पित्त है, तो ये उसमें रहते हैं। फिर अब आगे बात करते हैं। अतः बात आदि दोष तथा रस आदि धातुओं में आश्रय एवं आश्रय संबंध से रहता है। अब एक ना यहाँ पे आश्रय संबंध रहता है, मतलब आश्रय मतलब घर, आश्रय मतलब जो उसके अंदर रहता है। तो यही कारण है कि आश्रय एवं आश्रय की आपस में जो औषध एक को बढ़ाती है वह दूसरे आश्रय को भी बढ़ाती है। तो अब मान लो एक घर है, घर के अंदर व्यक्ति रह रहा है, तो जो घर बड़ा होगा ना तो व्यक्ति भी बड़ा होगा, मतलब जो आश्रय बड़ा होगा तो आश्रय भी बड़ा होगा। ऐसा चलता है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो यही कारण है कि आश्रय व आश्रय आपस में औषध को बढ़ाते हैं, एक दूसरे आश्रय बात दोष को बढ़ाता है। इसी प्रकार जो औषध या आहार विहार एक को छीण करता है वह दूसरे को छीण करता है। अब मान लो दो दोस्त हैं, एक रूम में रह रहे हैं, तो एक दोस्त पढ़ने लिखने में अच्छा होगा तो दूसरा दोस्त भी उसके साथ संगति में अच्छा हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि एक नहीं पढ़ेगा तो दूसरा भी नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वह दूसरे को भी छीण करता है, परंतु अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेना, एक्सेप्शन। परंतु अस्थि आश्रय और वायु आश्रय में उक्त लक्षण चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि वृद्धि में तर्पण क्रिया की प्रधानता रहती है। वह क्रिया कफ दोष के अनुकूल होती है। अब हड्डियों के अपन जो तर्पण करते हैं ना, हड्डियों में अपन स्नेहन करते हैं, तो स्नेहन करने से क्या बात कम होता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थियों का स्थान क्या बात है, तो ऐसा नहीं होता है। अब क्या यहाँ पे अस्थियों में वायु रहती है, तो अब अस्थियों की चिकित्सा में अपन का तर्पण करते हैं स्नेह वगैरह से, तो स्नेह से क्या वायु कम होगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। एक आश्रय आश्रय भाव का कंसेप्ट है, ठीक है, ये सीधे एग्जाम में आता है। इसके बारे में और आप लोग किसमें
आपके क्रिया शरीर में पड़ा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मली समझना कि अस्थि बात तो उसका अस्थि में रहता है, रक्त कहाँ रहता है, स्वेद में रहता, जो पित्त सॉरी पित्त कहाँ रहता है, रक्त और स्वेद में रहता है, और जो कफ है वो रस में रहता है, ठीक है। इन रस का काम बढ़ेगा तो कफ का काम भी बढ़ेगा, पित्त का काम बढ़ेगा तो इन दोनों का काम भी बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा समझना है नॉर्मल। और एक आश्रय आश्रय भाव का कंसेप्ट हो गया। वातज रोगों का प्रतिकार, वायु जनित विकारों में उक्त परिभाष अनुकूल नहीं होती है। वातज रोगों अर्थात वात वृद्धि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा लंघन अवतर्पण से करनी चाहिए। अवतर्पण से क्या वात की वृद्धि होती है, पर यहाँ पे क्या नहीं हो पा रही है। फिर मैंने बताया भी था अवतर्पण क्या होता है, अवतर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक है आप लोगों को। वृद्ध रक्त की चिकित्सा, अब अब जो रक्त है उसकी बढ़ गया है तो अपन उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। विशेष करके रक्त धातु की वृद्धि होने पर उसमें रोगी को रक्त स्त्रवण तथा विरेचन का उपयोग करना चाहिए। या तो अपन उसको जो ब्लड डोनेशन होता है वो, और एक आयुर्वेद में फाइनल ईयर में आप लोग पढ़ोगे कि रक्त मोक्षण प्रोसेस होती है, रक्त मोक्षण करवा देंगे अपन, उसकी वेन्स में नीडल लगा के उसका रक्त 50 से 100 ml तक उसका रक्त निकाल देंगे। तो रक्त स्त्रुति और विरेचन ये दो क्रिया हो गई। रस हो गया, ये रक्त के बारे में, और रस रस का बताया नहीं है इन्होंने। फिर मांस धातु के बारे में पढ़ते हैं। तो मांस की वृद्धि होने वाले रोगों की चिकित्सा शस्त्रक्रम और क्षारक्रम। मांस बड़ा है मतलब ट्यूमर, ट्यूमर को अपन कैसे निकालते हैं, शस्त्रक्रम करके मतलब सर्जरी से निकालते हैं, और क्षार क्षार मतलब जो बेस उसको लगा देते हैं, तो अग्निकर्म कर देते हैं। अग्निकर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मेद धातु की वृद्धि उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा क्रस्ताकारक योगों से करना है, उसको दुख पतला करना है अपने को, ठीक है। क्रस्ता इसको उपवास उपवास करवाना है तो उससे मेद धातु कम हो जाएगी, ठीक है। तो मांस वृद्धि में शस्त्र क्षार अग्निकर्म स्थूल्य काढ़ उपचार मेद मेद में मतलब इसमें क्या क्या करेंगे अपन, स्थूल्य को काढ़ से कर देंगे, और जिसमें संघात मतलब जिसमें मेद अच्छा बड़ा हुआ हो तो क्या करेंगे, वृद्धि उत्पन्न रोग चिकित्सा क्रस्ता से करेंगे। और क्या, अस्थि धातु के क्षय होने से उत्पन्न रोग चिकित्सा दूध घी के निरंतर सेवन से, तथा तिक्त रस युक्त बस्ती। अस्थि में क्या, अस्थि की चिकित्सा क्या होती है इसे याद करना। अस्थि में क्या कहते हैं, बस्ती, अस्थि बस्ती अस्थि बस्ती ऐसे पढ़ते रहना, बोलते रहना, ठीक है। एक तो दूध घी खिलाएंगे उसको। जो पुराने अपने दादाजी रहते हैं, पुराने जमाने के लोग, वो लोग बहुत दूध घी खाए हुए रहते हैं तो उनकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहती है ना अभी बुढ़ापे में भी। और अपन तो अभी से कमर दर्द के पेशेंट बन चुके हैं। और इसमें तिक्त रस युक्त बस्तियों का प्रयोग करना है अपने को, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी हिंदी पढ़ लेना अच्छे से, और इसको पॉइंटर वाइज बना लेना कि किसमें क्या क्या चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब मलों की वृद्धि से की चिकित्सा, पुरुष के बढ़ने से पैदा हुए रोगों की चिकित्सा अतिसार की भांति। अब जिसका पुरुष बढ़ गया हो तो उसको अपन अतिसार लगवा के उसका पूरा पुरुष कर निकाल देंगे बाहर। पुरुष से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा भेड़ बकरी मेध गाय के मांस भक्षण और कुलत मांस मांस आदियों का अधिक सेवन। मैंने बताया था जो मसूर कौन सी दाल होती है, सॉरी, मांस और राजमांस, इन दोनों को अपन क्या खिलाएंगे, उड़द की दाल। उड़द की दाल क्या होती है, मल को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि ये सभी पुरुष को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये खिलाना है। अब मूत्र के कारण उत्पन्न हुए रोगों में प्रमेय चिकित्सा मूत्र वृद्धि हो जाती है तो उसके समान करता है। मूत्र क्षय से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा मूत्र के समान करना है, ठीक है। मूत्र वृद्धि में प्रमेय और मूत्र के समान क्षय में। स्वेद क्षय से पैदा हुए रोगों को व्यायाम, अब कम निकला तो उसको अपन व्यायाम करवाएंगे, अभ्यंग करवाएंगे, स्वेदन करवाएंगे, मद्यपान करवाएंगे। इनसे क्या स्वेटिंग होती है तो इसकी चिकित्सा हो जाएगी। स्वेद वृद्धि के कारण उत्पन्न विकारों की चिकित्सा अपन ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान कहाँ करते हैं, स्वेद वृद्धि में। फिर आ जाते हैं धातु की वृद्धि और क्षय। तो अब क्या क्या करते हैं, अपने अपने स्थानों में स्थित रहने पर भी पाचक अग्नि के भी अंश जो धातुओं में रहते हैं उनके मंद रहते से धातुओं की वृद्धि हो जाती है, तथा उनके प्रदीप्त रहने से धातुओं का क्षय हो जाता है। अब जो अपनी अग्नि है यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो धातु अग्नि है, इसे लिख लेना अलग से, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। धातु अग्नि बढ़ जाएगी तो अपनी धातु का क्षय हो जाएगा, और धातु अग्नि कम हो जाएगी तो धातुओं में वृद्धि हो जाएगी। फिर तो धातु अग्नि बढ़ी तो धातु का क्षय हो जाएगा, और वृद्धि हुई तो धातु अग्नि कम हुई तो धातु की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है।
अब हम अपने घातक देख लिया था धातुओं की वृद्धिक्षय तक। अब वृद्धिक्षय का कारण, अब अपन यहाँ पे कारण पढ़ेंगे कि कारण क्या है इन चीजों का। इनके पहले धातु अपनी सीमा से बढ़कर वह पर धातु को भी बढ़ा देती है, यदि वह क्षीण हो जाती है तो पर धातु को भी क्षीण कर देती है। एक कंसेप्ट यहाँ पे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, तो पहली धातु कम होगी तो दूसरी धातु भी कम हो जाएगी, ये वाली धातु बढ़ेगी तो ये वाली धातु भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, फिर वृद्धिक्षय का दूसरा स्वरूप, बढ़ा हुआ रस धातु रक्त धातु को बढ़ाता है या बढ़ा देता है। इसी प्रकार अन्य धातु को भी समझना चाहिए। वही बताया कि रस से रक्त बढ़ना है तो रक्त, फिर रक्त के बाद मांस बढ़ेगा, रस रक्त मांस में ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्षीण रस धातु रक्त को भी क्षीण कर देती है या कर देता है। इसी क्रम से अन्य धातुओं को भी समझे। इन सभी धातुओं को तृप्ति करने वाला अन्न पान रस होता है, अतएव आगे कहे गया है तेषां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये सुश्रुत का सूत्र है। ठीक है, अर्थात रक्त से लेकर शुक्र तक के धातुओं की क्षय वृद्धि का निमित्त कारण बहुत इंपॉर्टेंट कौन है, निमित्त कारण रक्त, कारण रक्त होता है। रक्त से लेकर शुक्र तक की जो धातुओं का क्षय वृद्धि का निमित्त कारण कौन होता है, रक्त होता है। क्योंकि जो रस है, अपन को ऊपर रस धातु का क्षय और वृद्धि के लक्षण क्यों नहीं बताया इन्होंने, तो उसका कारण यह है कि अपन जो खाना खाते हैं, आहार रस करते हैं, वो आहार रस ही पाचन होने के बाद क्या उससे रस बनता है, फिर वो रस अवशोषित होकर फिर उससे रक्त बनता है। तो बना मेन पहले धातु क्या, रक्त, फिर उसके बाद रक्त से चला आता है। अपन खाना नहीं खाएंगे, रस का क्षय कब होगा, जब अपन खाना कम खाएंगे। तो खाना अच्छा खाएंगे तो खाने से रस बनेगा, फिर रक्त से वो पूरी धातु बन जाएगी। ठीक है, फिर दो धातु मल एवं स्रोतक की दृष्टि। अब इन्होंने थोड़ा सा कंसाइज समरी वे में बता दिया है कि वात आदि दोष मधुर आदि 6 रसों द्वारा दुष्ट होकर रस आदि 7 धातुओं को दूषित कर देते हैं। वे दोनों दोष और धातु पुरीस आदि मलों को दूषित कर देते हैं। वे मल अपने अपने मल मार्गों को दूषित कर देते हैं, जिनके फलस्वरूप उन स्थानों में विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। बस नॉर्मल बता दिया इन्होंने। ठीक है, एक चीज याद रखना, धातु है ना, जब वो दोषों द्वारा दुष्ट हो जाती है तो उनको अपन दूष से बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, दूष से। पर मलायनों का परिचय, जो मलायन होते हैं, नीचे के भागों में 2, सिर के प्रदेश में 7, नासारंध्र में 2, सॉरी जो अपने पूरे जितने भी छिद्र होते हैं ना जहाँ से मल निकलता है उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नीचे भाग में 2, एक मल मार्ग और एक मूत्र मार्ग। ठीक है, सिर प्रदेश में 7 होते हैं, तो 7, 2 कौन कौन से होते हैं, 7 कान के 2, नासा के 2, नेत्र के 2 तथा मुख का 1। श्वेतवाह असंख्य रोमकूप, मतलब जो अपने शरीर में रोमकूप होता है ना, वो तो 7 और 1 8, टोटल संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 8 हो गई है। ठीक है, 8 प्लस श्वेतवाह असंख्य रोमकूप, ऐसा बताया। इनकी संख्या देखो कहीं पे दी नहीं है, बस आपको बताया है कि नीचे भाग में 2 है और सिर प्रदेश में 7 है, और असंख्य कितने है, श्वेतवाह ही होते हैं। फिर ओजस, ओजस का वर्णन, अब एक ओज आता है, जो सारी धातु का सार होता है ना, उसको अपन ओज बोलते हैं। तो ओज के लक्षण पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम में ये ओज और ओज को अपन इम्यूनिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। ये एमटीआर क्वेश्चन है कि मतलब पूछना है मतलब पूछना है। ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांत परम स्मृतम, मतलब सारी धातु को जो तेज है उसको ओज बोलते हैं, और जो सातों धातु है ना, उन जो शुक्ल तक की उन सबका जो सार भाग, मतलब सबसे फिल्टर होकर जो चीज बनती है उसको अपन ओज बोलते हैं। हृदय स्थमापी, मतलब जो हृदय में रहने वाला। देह स्थित, देह स्थिति निबंधनम, जो देह में स्थित रहता है। जो एक हृदय, दो प्रकार के ओज होते हैं, एक परोज होता है, एक अपरोज होता है। तो एक जो परोज होता है वो हृदय में रहता है, और जो अपरोज होता है वो पूरे शरीर में स्थित रहता है। तो अभी तो आपको ऐसा नहीं बताना, आपको तो दोनों चीज लिख देनी है कि हृदय में भी रहता है पूरे शरीर में भी रहता है। ठीक है, रस से शुक्र पर्यंत समस्त धातु का सर्वश्रेष्ठ तेजस ओज होता है। वह हृदय में स्थित रहने पर भी संपूर्ण शरीर को में व्याप्त रहता है। वह शरीर स्थिति का आधार होता है। वह स्निग्ध सोम गुण युक्त शुद्ध तथा लाल पीले वर्ण का, जिसका नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जिसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है, जिसके रहने के कारण विविध प्रकार की कांति पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। ठीक है, ये सब ओज के बारे में बता दिया गया है, याद कर लेना, हिंदी तो याद कर ही लेना। ये इनको ना तोड़ तोड़ के याद करना, इतना बड़ा श्लोक देखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े एक लाइन में लिख लिया, ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांत परम स्मृतम,
फिर बढ़िया दूसरी लाइन में लिख दिया हृदयम स्थवि व्याप्ति देह स्थित निबंधनम, मतलब पूरे स्थित में भी रहता है, हृदय में भी रहता है, पूरे शरीर में भी व्याप्त रहता है। फिर उसके बाद स्निग्ध सोमत्वम शुद्धम, और फिर उसके कलर के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे उसके कलर होते हैं, सोम शुद्ध और लाल पीला वर्ण वाला होता है, यही लोहित पीत कम, लोहित मतलब लाल, पीत मतलब पीला। फिर उसके बाद क्या बोला है, जिसका नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है, यन नाशो नियते नाशो यस्मिन तिष्ठन्ति तिष्ठा, यन नाशो तो जिसका नाश होने से नियत नाश मतलब अपना विनाश हो जाएगा। ये सब ओज के लक्षण बताए हैं। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। ओज क्षय होने पर क्या था, ओज क्षय के कारण, अब क्यों कारण से होता है, देखो ये सेम टू सेम एकदम डिट्टो चरक में भी दिया हुआ है, तो अभी याद कर लो तो अगले साल भी काम आ जाएगा आप लोगों को। तो ओज क्षयति कोप क्षुद्र अनशन शोक श्रम आदि भी, तो क्रोध भूख चिंता शोक परिश्रम आदि कष्ट से ओज का क्षय हो जाता है। ओज क्षय के लक्षण ये क्या हो गए इसके, ओज क्षय के ये बता दिया उन्होंने कारण। अब इसके लक्षण बताएंगे। विवेति दुर्बलो अवीक्षणम ध्येयति व्यथित इंद्रियः दुःशायो दुर्मनः रुक्षो भवेत् क्षमश्च तत्क्षये जीवनीय औषध क्षीर रस रसाद अन्न भेषजम। तो इसको इसे याद करना, विभू ध्यान मत लगाओ दुश्मनों की बातों पर। ठीक है, इसमें क्या इसके लक्षण आ गए, तो यहाँ पे लिख लेना विभू ध्यान मत लगाओ दुश्मनों की बातों पर। तो ये विभू से विभूति दुर्बल अविक्षम, ध्यान मत लगाओ देहति व्यथित इंद्रिय, दुष्चाय दुर्मना रूक्षो भवेत क्षमाश्य तत्क्षय। ये इसके कोड लिख लेना यहाँ पे आप लोग, है ना, विभू ध्यान मत लगाओ दुश्मन की बातों पर। फिर इसके बाद आ जाता है इसकी चिकित्सा क्या करेंगे। फिर इसकी चिकित्सा में अपन करते हैं जीवनीय गण की परिगणित द्रव्यों का सेवन, दूध का सेवन, मांस रस आदि बलवर्धक द्रव्यों का निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। हो गया खत्म है ओज वृद्धि का लक्षण। अब अपना ओज बढ़ जाएगा, ये सब अपने चिकित्सा करी, चिकित्सा करने के बाद अपने ओज बढ़ा तो अपने को क्या क्या लक्षण मिलेंगे, ओजो वृद्धि ही देह से तुष्टि पुष्टि बल उदय, मतलब अपने ओज की वृद्धि होगी तो अपने देह और तुष्टि और पुष्टि और बल की वृद्धि हो जाएगी। तो जीवनीय द्रव आदि के सेवन से ओज की वृद्धि होने पर देह स्थित मन या देह प्रसन्न रहता है, शरीर की पुष्टि और बल का उदय हो जाता है, मतलब बल आ जाता है अपने अंदर बहुत सारा। ठीक है, वृद्धि का चिकित्सा सूत्र थोड़ा सा पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। अवस्था अनुसार दोषों के कारण जैसे बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने रूपों का विस्तार करते हैं, घटे हुए अर्थात छीड़ दोष अपने लक्षणों का त्याग करते हैं, और समदोष अपना अपना कार्य करते हैं। नॉर्मल बताया कि घट गया तो काम कम हो जाएगा, बढ़ गया तो अपने बढ़े हुए लक्षण दिखाएंगे, सम रहेंगे तो अपना नॉर्मल काम करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच।